हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस को प्रोवाइड करा रही हूं। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कराने वाली हूँ। ये आपके प्रश्न 15 नंबर के आते हैं। आपका बहुविकल्पी प्रश्न और आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ये 15-15 नंबर के आते हैं। तो 30 नंबर आपको तो ऐसे ही मिल जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप यहाँ पे स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न को मैं डिटेल में और कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और आप लोगों के जो भी डाउट हैं, यानी कि आप लोगों ने जो भी मुझसे क्वेश्चंस किए थे, वो मैं आपको एंड में उन सभी डाउट को क्लियर करूंगी। चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो राजन सीरीज़ पवन सीरीज़ कैसे पढ़े इससे रिलेटेड हो, चाहे वो 90% कैसे लाएं, 85% कैसे लाएं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, वो सभी प्रश्नों को मैं आपके वो भी सभी डाउट को मैं आपके वीडियो के एंड में क्लियर करूंगी। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। एक प्रश्न पर आपके 10 उत्तर मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। ये एक तरीके की आपकी धमाकेदार रिविजन्स क्लास है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और आपको पता है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 15 नंबर के आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो आपको पता है कि महर्षि वेद व्यास जी हैं, इन्होंने महाभारत काव्य की रचना की। किसकी रचना की? महाभारत की रचना की थी। और ये सभी देखिए 2019 में पूछे गए हैं। तो सभी जितने भी प्रश्न हैं ये राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ का सेट है। इसके जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। चलिए, महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। आपको पता है कि महर्षि वेद व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? यमुना नदी के किनारे हुआ था, एक छोटे से द्वीप में, ठीक है। इनके पिता का नाम पराशर था और इनकी माता का नाम सत्यवती था। व्यास के शरीर का जो रंग था वो देखने में एकदम कृष्ण जी की तरह लगता था, इसलिए इनको कृष्ण का शरीर कहा गया था, ठीक है। द्वीप में पैदा होने के कारण इन्हें द्वैपायन भी कहा गया, ठीक है। तो देखिए कई सारे क्वेश्चंस आपको इसको मिले। और महर्षि वेद व्यास को वेद व्यास क्यों कहा गया, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। शुरू में क्या था? शुरू में केवल एक ही वेद था, लेकिन व्यास ने क्या किया? महर्षि व्यास जी ने क्या किया? इसका खूब सारा अध्ययन करके, इसकी पढ़ाई करके, मंत्रों के आधार पर इन्होंने वेदों को 4 भाग में विभाजित कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? इस प्रकार इन्होंने 4 भागों में क्या क्या विभाजित किया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेद को विभाजित इन्होंने किया एक वेद से। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसीलिए इनको वेद व्यास कहा गया, ठीक है। तो देखिए कई सारे क्वेश्चंस पता चले कि महर्षि वेदव्यास जी का जन्म कहाँ हुआ? यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ। इनके पिता का नाम पूछा गया तो आप कहेंगे पराशर। इनकी माता का नाम तो सत्यवती बताएंगे। व्यास के शरीर का रंग किसकी तरह दिखता था? कृष्ण जी की तरह दिखता था। और ये द्वीप में पैदा हुए थे, द्वीप, ठीक है। तो छोटे से द्वीप में पैदा हुए थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया? द्वैपायन भी कहा गया। दूसरी बात है, इनको महर्षि वेद व्यास क्यों कहा गया? तो महर्षि वेद व्यास को वेद व्यास इसलिए कहा गया, मान लो आपके प्रश्न आ जाए कि महर्षि वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास क्यों पड़ा, तो आप कहेंगे कि शुरू में वेद एक ही था। व्यास ने इसका अध्ययन करके या इसकी पढ़ाई करके मंत्रों के आधार पर इन्होंने वेदों को 4 भागों में बांट दिया। वो कौन कौन से भाग हैं? वो इस प्रकार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हो गए एक वेद से। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दे दिया, नया रूप दे दिया, इसीलिए ये वेद व्यास कहलाए। तो देखिए एक प्रश्न से आपके कितने प्रश्न मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, कुशीनगर कहाँ है? यहाँ ये क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कुशीनगर में बौद्ध लोग रहते हैं, ठीक है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर कहाँ स्थित है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर हैं, यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर बौद्ध मंदिर हैं। इस कारण से यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है, जहाँ विश्व भर के जितने भी दुनिया में बौद्ध तीर्थ यात्री हैं वो सभी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, यानी भ्रमण करने के लिए आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में 1 माह का मेला लगता है, यानी 1 महीने का मेला कुशीनगर में कब लगता है? बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता एक मात्र देवी है और दूसरा पशुपतिनाथ जी हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु सभ्यता सुनियोजित नगरीय जीवन में भली भांति परिचित थे। दूसरा है, वैदिक सभ्यता जो थे वो क्या करते थे, वो गाय की पूजा करते थे, गाय का विशेष प्रकार आदर करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के गाय की अपेक्षा बैल को ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है, ये बैल को अधिक महत्व दिया जाता था। अगला है, वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। तो ये थे आपके 3 अंतर। क्या क्या? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय जीवन से भलीभांति परिचित थी। वैदिक सभ्यता के लोग गांव पर विशेष बल देते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग बैल को महत्व देते थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं होती थी और सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण अंतर और कितने इजी थे। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो आपको पता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल 16 जनपद थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर स्वामी थे। कौन थे? वर्धमान महावीर स्वामी जी थे। अगला है, उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? आकाश में कभी कभी एक और दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। तो अगर आपको उल्का पिंड के बारे में बहुत अच्छी सी डिटेल, बहुत अच्छी सी डिफिनीशन चाहिए, मैंने आपको उल्का पिंड की जो डिफिनीशन है वो 6th क्लास की दी है। सोचिए कितनी अच्छी वो डिफिनीशन होगी, वो 6th क्लास की SCRT बुक से मैंने दी है। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो सोशल साइंस की मेरी वीडियो केवल 3 ही वीडियो है, जिसमें से एक वीडियो तो 5 ही मिनट या 10 मिनट की है। तो अगर आप 1 घंटे में वो लघु उत्तरीय प्रश्नों को आराम से पढ़ लेंगे तो आप सोचिए 90+ ले आएंगे। तो 1 घंटे की अगर आधे घंटे की 2 वीडियो हैं और एक 10 ही मिनट की वीडियो है, तो आप 1 घंटे में अगर लघु पढ़ लेंगे तो इतना टफ नहीं है। ठीक है, इससे अच्छी डिफिनीशन वहाँ पर दी है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। और मैंने क्या बोलते हैं, मैंने आपको क्या बोलते हैं, हाँ, विद आपको उसमें पिक्चर भी आपको दिया है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये डिफिनीशन मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ वो बहुत इजी है, 6th क्लास की डिफिनीशन है। तो सोचिए 6th क्लास की वो जो डिफिनीशन कितनी आसान होगी और कितनी अच्छी होगी और आपको जल्दी याद हो जाएगी। और हाँ, अगर आपने इस तरीके की डिफिनीशन याद कर ली है तो आप बिल्कुल इसके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको याद हो गई है तो कोई बात नहीं, तो आप इसी को बार बार रिवाइज करिए। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप उसको पढ़ लीजिए और उसको रिवाइज करिए। अगला है, पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। आपको पता है पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, और किसी भी ग्रह में जीवन नहीं पाया जाता है। तो पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता है तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता। अब देखिए, पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं, यहाँ से शुरू हो गया, समझ लीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें जैसे वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन और आदि शामिल हैं जो सूर्य के ताप को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान कुछ गर्म बना रहता है जो पेड़ पौधों को वृद्धि में मदद करता है। इसलिए पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में सूर्यास्त अधिकतम प्राप्त होता है, यानी सूर्य का ताप है जो अधिक प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का ताप अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि ये सूर्य है तो ये इस तरीके से जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस पर पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा बिल्कुल सीधा सीधा किस पर पड़ रहा है, भूमध्य रेखा पर पड़ रहा है। ठीक है, तो सूर्य का ताप जो है वो सबसे अधिक किस पर पड़ता है, भूमध्य रेखा पर पड़ता है।
पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो आपको पता है पंचायत व्यवस्था 3 स्तर पर कार्य करती है। एक ग्राम पंचायत होता है, एक क्षेत्र पंचायत होता है और दूसरा तीसरा जिला पंचायत होता है। किन 3 स्तरों पर? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अगला है नासा का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके 4th सेमेस्टर तक पूछा जाता है कि नासा का पूरा नाम क्या है। तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। अगला है स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है, ठीक है। अर्थात उन्हें स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाए तो उसे स्वशासन कहा जाता है। स्वशासन का अर्थ होता है अपना शासन, ठीक है। स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्वशासन का मतलब होता है अपना शासन, ठीक है। तो गांव में जब भी कोई सार्वजनिक सुविधा होती है तो उसके प्रबंधन के लिए गांव वाले स्वशासन, एक ग्रामीण स्वशासन होता है, यानी गांव वाले अपना शासन चलाते हैं। और क्या होता है? उसके स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रण किया जाए तो उसे स्वशासन कहा जाता है। अगला है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल जोड़ से है। यानी कि जो राष्ट्रीय आय का मतलब जो होता है वो किसी भी देश में एक साल के बीच उत्पादित जितनी भी वस्तुएं हैं या कोई भी सेवाएं हैं, इन सभी के बाजार मूल्य के कुल जोड़ को कहते हैं, जिसे हाथ घटाकर व विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? हाथ घटाकर, यानी जो भी घाटा होता है उसको घटाकर और विदेशी लाभ को जोड़कर निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है, ठीक है। अगला प्रश्न है नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर या महापौर कहते हैं। अगला है इतिहास के जन्मदाता या पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। और हेरोडोट्स का जन्म कब हुआ और हेरोडोट्स की मैंने विद पिक्चर आपको पूरा बताया है डिटेल में कि इतिहास के जन्मदाता या पिता का नाम हेरोडोट्स है। देखिए हमने हर एक प्रश्न उस लघु में भी जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उनको भी डाल दिया है मैंने। तो मैं कह रही हूँ अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो आप लघु और अति लघु दोनों प्रश्न अच्छे से कर लेंगे, आपको अति लघु भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप राजन सीरीज, पवन सीरीज एक बार जरूर देखिएगा। देखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपको पढ़ा रही हूँ। इतिहास क्या है? तो आपको पता है इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का एक मात्र विवरण या विवरण मात्र है। इतिहास शब्द को परिभाषित कीजिए। तो हेबरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। तो ये कह रही हूँ ना, आपको सब अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैंने सब पढ़ाया है आपको। इतिहास का महत्व स्पष्ट कीजिए। ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है, ठीक है। क्या होता है? छात्र की जो मेमोरी होती है यानी जो स्मरण शक्ति होती है यानी कि जो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है। इतिहास जानने के साधनों का नामोल्लेखित कीजिए। तो अनैतिहासिक ग्रंथ होता है, ऐतिहासिक ग्रंथ होता है, पुरातत्व संबंधी सामग्री होती है, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण होते हैं। अगला है ऐतिहासिक ग्रंथ कितने हैं? तो आपको पता है ऐतिहासिक ग्रंथ 3 हैं, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। कौन कौन से हैं? वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अगला है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मैगस्थनीज जो थे वो इंडिका पुस्तक के लेखक थे, ठीक है। कौन थे? मैगस्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक थे। अगला है राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हन जो है वो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं। 2 विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। तो फाहयान और मैगस्थनीज ये 2 विदेशी यात्री हैं। कौन है? फाहयान और मैगस्थनीज, सब याद रखिएगा। ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ठीक है। यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पहले जो भी हुआ, उससे पहले का जो भी समय है उसे हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। तो ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। क्या है? महाभारत है। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। दूसरा है पुरातत्व किसे कहते हैं? प्राक इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले विश्व को हम पुरातत्व कहते हैं। किसे कहते हैं? प्राक इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले विषय को पुरातत्व कहते हैं।
अगला है प्राचीन सभ्यता को कितने, पुरातत्व किसे कहते हैं, ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया है। प्राचीन सभ्यता को कितने भागों में विभक्त किया गया था? 3 भागों में विभक्त किया गया था, पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग और लौह युग। ठीक है, पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग और लौह युग। अगला है ऊषा काल किसे कहते हैं? जब आदि मानव अपनी आवश्यकता की सभी चीजें पत्थर की बनाता था तो उस काल को ऊषा काल कहते हैं। पूरा पाषाणकालीन औजार कैसे थे? ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो पूरा पाषाणकालीन जो पत्थर थे, उनके जो औजार थे पत्थर के, वो बेडोल और बौनी आकृति के थे, अच्छे नहीं थे। ठीक है, अगला है कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था। ठीक है, तो मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता है। आग की खोज किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज कर ली थी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। मिट्टी से बर्तन बनाना किस काल से प्रारंभ हुआ था? नव पाषाण काल से मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू हुए। कांस्य युग में जिस लिपि का विकास हुआ उसका नाम बताइए। तो कीलाकार लिपि का विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यानी जो बचे कुचे आपके सामान थे वो सिंधु सभ्यता से कहाँ से प्राप्त हुए? 640, हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन 2 नदियों के बीच विकसित हुई? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजला और फरात 2 नदियों के बीच विकसित थी। मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे पर हुआ था। अगला प्रश्न है जिगुजरात किसे कहते थे? तो सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुरात कहा था। जिगुरात किसे कहते थे? सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुरात कहते थे। पिरामिड किसे कहते हैं? आपने पिरामिड देखा होगा कि इस तरीके से जो भी बना होता है, इस तरीके से, इसको हम पिरामिड कहते हैं। ये क्या है? पिरामिड है। ठीक है, तो पिरामिड किसे कहते हैं? मिस्र के फारो के मकबरे को पिरामिड कहते हैं। यानी मिस्र के फारो का जो मकबरा था उसको हम पिरामिड कहते थे। चीन की सभ्यता का विकास किन नदियों के मध्य हुआ? तो चीन की सभ्यता का विकास होंगहो एवं योंगस्ते क्यांग नदियों की घाटियों में हुआ था। चीन के लोग किसकी पूजा करते थे? तो चीन के लोग स्वर्ग के देवता संगति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? स्वर्ग के देवता संगति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है बारूद का आविष्कार एवं सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किस सभ्यता में हुआ था? तो बारूद का आविष्कार और सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षाओं की जो शुरुआत हुई थी वो चीनी सभ्यता से हुआ था। हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी बेबीलोन का सर्वप्रथम या सर्व प्रमुख शासक था। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया था? तो चीन की महान दीवार का जो निर्माण है, यानी कि सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? चीन की दीवार है। तो चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया था? शी होंगटी ने किया था। शी होंगटी ने किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो कांसा की बनी थी। किससे बनी थी? कांसा से। आर्य का क्या अर्थ था? तो आर्य का अर्थ था श्रेष्ठ और उत्तम। क्या था? श्रेष्ठ और उत्तम। अगला प्रश्न है सप्त सैंधव नदियों के नाम बताइए। तो सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती, ये सप्त सैंधव नदियों के नाम हैं। यानी कि ये 7 नदियां जो हैं, ये 7 नदियां थी, इसीलिए इसको सप्त सैंधव नदी कहा गया। कौन से? सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलम और सरस्वती। सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। अब याद हो गया होगा आपको। पितृ तथा मातृ शब्द को फारसी में कैसे लिखा जाता था? तो पितृ को पिदर लिखते थे और मातृ को मादर लिखते थे। क्या लिखते थे? पितृ को पिदर और मातृ को मादर। आर्य कौन थे? आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। वेद शब्द का अर्थ बताइए। तो वेद शब्द विद धातु से बना है, इसका अर्थ है जानना। वेद का मतलब होता है जानना, सामान्यतः इसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, 4 वेदों के नाम कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और किसने दिया था? महर्षि वेदव्यास जी ने एक वेद से 4 वेद को विभाजित किया था। क्या क्या नाम है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला आपका जो वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है,
पद्मावत किसकी रचना थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था। ठीक है, पद्मावत पर आपकी क्या बनी थी? पिक्चर भी बनी थी जो दीपिका पादुकोण की थी। तो पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच हुई है? तो संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब मैंने क्या बताया? ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपके थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए कितने कम समय में आपको मैंने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा दिया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे कुछ आपके डाउट्स क्लियर करने थे और बचे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं कल कराऊंगी, महत्वपूर्ण अति लघुति प्रश्नों को। और आपके डाउट थे, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम 90+% क्या मैं राजन सीरीज़ या पवन सीरीज़ पढ़कर ला सकती हूँ? तो बिल्कुल ला सकते हैं। अगर आपने देखिए प्रश्न आपके देखिए राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ के सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहले ये कि राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ इसके जितने भी आपने पीछे या बैक में या पवन सीरीज में शायद पहले ही फ्रंट पेज से स्टार्ट हो जाते हैं और राजन सीरीज में बैक यानी एंड में क्या होता है, आपके जो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उन सभी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा रट्टा मार लीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए तो बहुत अच्छे से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। और देखिए पेपर ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक प्रश्न या दो प्रश्न नहीं भी आता है। ऐसा नहीं कि आपको सारे प्रश्न आए, स्पेशली सोशल साइंस और मैथ में ज़रूरी नहीं कि आपको सारे प्रश्न आए। हिंदी जैसे आपका पेपर है और आपका विज्ञान है और आपका हिंदी है, विज्ञान है, संस्कृत है, कंप्यूटर है, ये सब आपके पेपर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और ये मत सोचिएगा कि इनमें बैक नहीं लगती, इनमें भी बैक। पता है इस बार के जो आपका जो 2019 बैच में बहुत बैक लगी थी, बहुत ज़्यादा। हिंदी पेपर में सोच लीजिए बैक लग लग के लोगों की आ रही थी। तो इसीलिए कहने सारे पेपर इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से पढ़िए। और समाज सोशल साइंस और आपका वो गणित बहुत अच्छे से पढ़िए। जितने अच्छे से आप पढ़ पाएँ उतने अच्छे से पढ़िए। सबसे ज़्यादा बैक आपकी सोशल साइंस और मैथ में लगती है, तो बैक ना लगने पाए इस चीज़ का ध्यान दीजिए। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए कि आपकी बैक लग जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं अब आप क्या करिए, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आपके राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ में हैं, हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ लीजिए, चाहे वो मैथ ही क्यों ना हो। गणित के भी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बनते हैं। तो पहला डाउट आपका ये क्लियर हुआ कि आप राजन सीरीज और पवन सीरीज पढ़कर 90+ नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसको डेली रिवाइज करिए, उसको डेली रिवीजन करिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ मेरी ही वीडियो देखें। जितने भी राजन सीरीज पवन सीरीज, वैसे तो मैं राजन सीरीज पवन सीरीज से ही आपके बहुविकल्पी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को अति लघुति प्रश्नों को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि लघु मैंने सारी बुक से पढ़ाया है जितनी भी है। SCERT राजन सीरीज़ पवन सीरीज़ और 6 to 8 तक जो SCERT की बुक आती हैं, हर एक अगर जो भी मैंने डिफिनीशन इजी लगी मैंने उस डिफिनीशन को रखा जो आपको याद हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाया है। इसलिए मैं कह रही हूँ मैंने जितने भी यहाँ पर अभी आज जो मैंने महत्वपूर्ण अति लघुति प्रश्न कराए हैं, ये आपके राजन सीरीज और पवन सीरीज के हैं। इस प्रश्न को अगर आप मेरी वीडियो में जाकर देखिए, एक एक प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है उसमें, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो देखनी है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे आपने पढ़ा याद किया, यहाँ पे हो सकता है उससे भी ज़्यादा कई सारे प्रश्न होते हैं, तो ये पढ़ना है। तो एक डाउट आपका क्लियर हुआ कि आप चाहे राजन सीरीज पढ़ें और चाहे पवन सीरीज पढ़ें, आपके 90+ नंबर आ सकते हैं, लेकिन आप उसको एकदम घोल कर पी जाइए तभी आएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप राजन सीरीज और पवन सीरीज पढ़ रहे हैं तो आप उसी को डेली रिवाइज करते रहिए। राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्न आप वीडियो से देखिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ बहुविकल्पी प्रश्न थोड़े गलत भी दे दिए होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, एक दो होते हैं। ठीक है, और सभी सीरीज़ में भी नहीं होते, कुछ ही सीरीज़ में होते हैं। तो इसलिए वीडियो देख लीजिए, तो अगर आपका वहाँ पे गलत है तो सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि मैंने राजन सीरीज पढ़ी है, कुछ लोग कह रहे हैं मैंने पवन सीरीज पढ़ी, तो क्या मैं एक ही सीरीज मैंने पढ़ी है तो क्या मैं पास हो सकती हूँ? तो बिल्कुल, आप राजन सीरीज पढ़ें या आप पवन सीरीज पढ़ें, दोनों सेम बुक है। बस डिफरेंस उसमें मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, डिफरेंस ये है कि जो राजन सीरीज है उसका
उसके पेज में सिर्फ डिफरेंस है, ठीक है। जो आपके पवन सीरीज में पहले फ्रंट पेज पर दिया होगा वो राजन सीरीज के एंड में हो सकता है या बीच में वो क्वेश्चन रखा होगा, लेकिन बुक समझ लीजिए वो एक ही है, सेम टू सेम बुक है। हो सकता है बहुविकल्पी प्रश्न एक दो भले ही ज़्यादा हो, तो वो तो मैं आपको करा ही रही हूँ, आपको सोचने की या आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने राजन सीरीज़ पढ़ा है, पवन सीरीज़ पढ़ा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने राजन सीरीज़ पढ़ा है तो भी बेटर है, अगर आपने पवन सीरीज़ पढ़ा है तो भी बेटर है, ठीक है। लेकिन वीडियो को ज़रूर देखा करिए। मैं ये नहीं कह रही मेरी ही वीडियो को देखा करिए, मैं ये कह रही हूँ वीडियो को देखा करिए, उन्हीं वीडियो को देखा करिए जो क्या होते हैं, जो आपके एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाता है, उन वीडियो को देखा करिए, ठीक है। अब आप क्लास टू क्लास वीडियो को मत देखिएगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे मैंने महत्वपूर्ण केवल प्रश्नों को 2 ही वीडियो में कराया है, तो ऐसी वीडियो अगर आपको जिसकी भी अच्छी लगे आप उसको देखिएगा। और जो डेली डेली नया नया लेकर आ रहे हैं उसे मत देखिए। सिर्फ आप राजन सीरीज़, पवन सीरीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए और वीडियो के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखिए। नेक्स्ट आपका है, आपने प्रश्न एक भैया हैं उन्होंने प्रश्न पूछा था कि प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो देखिए मैंने कॉलेज से बात की थी कि प्रैक्टिकल अभी आपका नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल आपका पेपर के बाद होगा, ठीक है। और जब भी प्रैक्टिकल होगा उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन, आपको 1 हफ्ता पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन आप जिस भी कॉलेज से हैं, देखिए हर एक कॉलेज का रूल अलग होता है, किसी कॉलेज में जल्दी प्रैक्टिकल हो जाता है तो किसी कॉलेज में देर से प्रैक्टिकल होता है। तो अगर आप जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन लेते रहिएगा। और वैसे भी जब भी प्रैक्टिकल होगा तो आपसे फ़ीस तो मांगी जाएगी, तो आपको पता ही चल जाएगा कि प्रैक्टिकल कब है, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछते हैं, कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में आपको पेपर के बाद बताऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका अभी है नहीं। मैंने बात की थी कॉलेज से, कुछ कॉलेज से मैंने बात की है, अभी आपका प्रैक्टिकल नहीं है, आपका प्रैक्टिकल पेपर के बाद होगा, ठीक है। या अगर नोटिफिकेशन आ भी जाती है तो मैं आपको बता दूंगी। तो जो आप पढ़ रहे हैं, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ये आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इसी से ही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं विद डिटेल, कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे गए थे और मुझसे क्या क्या पूछे गए थे, वो हर एक प्रश्न को मैं आपको एक अगली नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अभी आप फोकस केवल पेपर पर करिए ताकि आपका बैक ना लगने पाए। देखिए 90+ वालों की भी बैक लगती है, ये मत सोचिएगा कि मेरे 90+ आ जाएंगे तो मेरे बैक नहीं लगेगी। 90+ वालों की भी बैक लग जाती है, तो 90+ नंबर तो आपके आ जाते हैं। 90+ नंबर आपके कैसे आएंगे, आप कॉपी अच्छे से लिख कर आइएगा। कॉलेज वाले अगर आपको प्रैक्टिकल में नंबर बहुत अच्छे से दे रहे हैं, पूरे नंबर यानी 2 नंबर सिर्फ कम दे रहे हैं या 1 नंबर कम दे रहे हैं, तो आपके 90+ आ जाएंगे। अगर वो आपके बहुत ज़्यादा नंबर काटेंगे तो 90+ लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कॉलेज वाले अगर आपको अच्छे नंबर दे रहे हैं, आप कॉलेज वालों से बात करिए कि मुझे अच्छे नंबर दीजिएगा। भाई वो पैसा भी लेते हैं, 1500-1600 रुपये एक प्रैक्टिकल, आपके प्रैक्टिकल के 1500-1600 रुपये लेते हैं, तो किस चीज़ का ले रहे हैं, ठीक है। तो आप कहिएगा कि मुझे नंबर चाहिए, मुझे 90+ मार्क्स लाने हैं, इसलिए मुझे नंबर चाहिए। तो ये रही बातें आपकी। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जिन्होंने पूछा था कि मैंने राजन सीरीज़ पढ़ी, पवन सीरीज़ नहीं पढ़ी, तो बिल्कुल आप राजन सीरीज़ पढ़िए, पढ़िए एकदम वही बुक पढ़िए, उसका रिवाइज करती रहिए और वीडियो जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है उनको वीडियो को देखिए, ठीक है। मैं तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ। बहुत से प्रशिक्षु ऐसे होंगे जिनको मेरी वीडियो नहीं पसंद आ रही होगी कि ये मैम बहुत कम पढ़ा रही हैं, लेकिन जब आप पेपर देकर आएंगे और दोबारा मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने क्या किया, ठीक है। क्योंकि मैं डीएलएड कर चुकी हूँ, मुझे पता है क्या आएगा कितना आएगा, इतना तो अंदाज़ा मुझे हो ही गया है। तो मैं सिर्फ क्यों मैं फालतू की चीज़ें पढ़ाऊँ, मैं वही पढ़ाना चाह रही हूँ कि जो आपको पेपर में आराम से आप उसे कर सके। बस आपको इतना करना है कि आप जितना पढ़े हैं उसको सिर्फ रिवाइज करते रहिए। जितना आप रिवीजन कर लेंगे, जितना आप रट्टा मार लेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो डीएलएड में 90% लाना एकदम टफ नहीं है, बहुत आसान है, आराम से आप ले आएंगे क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, बहुत आसान बहुत ईजी प्रश्न आते हैं। अब भाई कुछ तो प्रश्न आपके थोड़े एक दो प्रश्न की बात करें, कुछ मतलब का 10-12 नहीं, 1-2 प्रश्न आपके टफ हो सकते हैं या 1-2 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं आएंगे, तो आप उनको बना कर लिख दीजिए, छोड़ कर मत आइएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टाइम का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वॉच आप ज़रूर लेकर जाइएगा, बिना वॉच के आपका पेपर छूट सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कॉपियाँ देखते हैं 1 2 3 4 कॉपियाँ भरते जा रहे हैं और बाद में क्या कहते हैं मेरा छूट गया, क्यों? क्योंकि एक ही प्रश्न आ गया, उसी को मार भरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं।
वो कितने भी अच्छे से आपको आ रहा है तो उसके सबसे अच्छे पॉइंट को आप लिखिए। और जब भी आप किसी परिभाषा को लिखिएगा तो उसको ऐसे बंद कर दीजिएगा कॉमा में, और क्या करिएगा, जब भी आपने जैसे कोई परिभाषा लिखी उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करिएगा, ठीक है। ब्लैक पेन से आप परिभाषा को लिखिएगा और ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से अंडरलाइन जरूर करिएगा। इस तरीके से आप बढ़िया बढ़िया से, देखिए मेरी भी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी भी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है ना थी, लेकिन मैंने इतनी क्लीन कॉपी लिखी थी और मैं हर एक चीज़ को, अगर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी मैं उसको अंडरलाइन करती थी ताकि एग्जामिनर को अच्छे से सामने समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये होती है अच्छे कॉपी लिखने की ट्रिक। जितना आप कॉपी को अच्छे से सजा के और क्लीन लिखोगे, मर ज़्यादा काट पीट मत करिएगा। और अगर आपका मान लो कुछ गलत भी हो जाता है, कभी कभी मुझसे भी एक दो चीज़ें गलत हो जाती थी तो मैं सिर्फ ऐसे कट करती थी, ठीक है। तो ऐसे कट करिएगा, एकदम क्लीन कॉपी लिखिएगा, बहुत अच्छे से लिखिएगा एकदम। अगर आपकी राइटिंग सुंदर है तो और भी अच्छा है। और बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करिएगा और बिल्कुल सीरियल वाइज आप नंबर से लिखिएगा, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। अगर नहीं आता है तो चौथा प्रश्न डालकर आप लाइन को छोड़ दीजिएगा, जब आए तब लिखिएगा, लेकिन सीरियल में लिखिएगा। जब आप एक सीरियल वाइज कॉपी लिखते हैं, सीरियल वाइज प्रश्नों को लिखते हैं, तो क्या होता है, एग्जामिनर पे इंप्रेशन जो होता है वो अच्छा पड़ता है, आपकी कॉपी का इंप्रेशन कि हाँ इस बंदे ने सीरियल वाइज लिखा, यानी इसको सारे प्रश्न आते थे तभी तो इसने एक जैसे सीरियल वाइज कॉपी को लिखी, इतनी क्लीन कॉपी लिखी। अगर आपका प्रश्न इधर उधर थोड़ा बहुत बना कर भी लिखा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे मिलते हैं आपको नंबर। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो प्रश्न आता है उसको उतार देते हैं, फिर दूसरा प्रश्न इस गड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं, तो ये मत करिएगा। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप इस तरीके से करिएगा। और अगर अब भी इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे उस डाउट को क्लियर करवा सकते हैं, यानी आप हर एक प्रश्न मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि मैं जहाँ तक क्या, मैं हर एक प्रशिक्षु के प्रश्नों का उत्तर जरूर देती हूँ। भले ही आपने, मान लो आपने कोई भी प्रश्न किया, उस टाइम मैं भले ऑनलाइन ना हूँ, जब भी मैं आती हूँ तुरंत उस प्रश्न का जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपका जवाब देना। क्योंकि जब मैं भी पढ़ती थी, मैंने भी कुछ वीडियो देखी थी, तो जब मैं पढ़ती थी, मैंने वीडियो देखी थी, तो जब मैं टीचर से कोई प्रश्न करती थी तो वो मुझे जवाब नहीं देते थे। कितने भी प्रश्न कर डालो कोई आंसर नहीं मिलता था, तो मैं सब अपनी ही तरीके से मैंने किया था। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर आपके कोई डाउट हो तो वो आपके मन में ना रहे, आप अपने डाउट को मुझसे क्लियर करें। कोई भी इसके अलावा भी आपको कोई प्रश्न है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। रही बात भैया जी प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल की बात जो है, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं पूरी डिटेल में मैं आपको अच्छे से एक एक प्रश्न बताऊंगी कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ठीक है, कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, वो एक वीडियो में डिटेल में बताऊंगी और हर एक प्रश्न को भी लेकर आऊँगी। तो प्रैक्टिकल की आप टेंशन मत लीजिए, आप अभी फोकस सब अपने पेपर पर रखिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि 9 को आपका पेपर है। और जितना भी आपने पढ़ा खूब रिवाइज करते रहिए और इम्पॉर्टेंट वीडियो को भी देखते रहिए। और इम्पॉर्टेंट वीडियो में और क्या होता है, जैसे कि जो परिभाषाएं होती हैं वो आप वीडियो में ही देखिएगा, क्योंकि क्या होता है परिभाषा सुनते सुनते एकदम रट जाती हैं। और जब भी परिभाषा पढ़ा करिए या सुना करिए तो उसका रिवाइज करते हैं। एक बार आपने मान लो मैंने आपको कोई परिभाषा पढ़ाई, आपने पढ़ लिया, फिर आपने क्या किया, वीडियो को पॉज कर दिया और फिर अपने आप से खुद बोलना शुरू कर दिया, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप बोलिए, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो ये जो आपके डाउट्स हैं मैंने क्लियर कर दिए। तो सबसे ज़्यादा आपको अच्छे से कॉपी लिखनी है, सजा कर कॉपी लिखनी है, एकदम क्लीन लिखनी है। और सबसे ज़्यादा टाइम मैनेज आपको करना है, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का पेपर, आप सोच लीजिए 1 घंटे का पेपर कितना, 1 घंटे में तो आपके 10 मिनट साइन करने में और टीचर के साइन करने में ही चले जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और 15 मिनट आपको पहले मिलते हैं कॉपी भरने में। जब आपको कॉपी भरने के लिए 15 मिनट मिले, जल्दी से कॉपी भरिए, अच्छे से भरिएगा, गलती मत करिएगा। अपने रोल नंबर को बहुत अच्छे से डालिएगा। फ्रंट पेज पर बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, सबसे पहला इंप्रेशन वहीं से पड़ता है। तो फ्रंट पेज पर बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। अच्छे से भाई 15 मिनट मिलते हैं, आप 15 मिनट में आराम से भर सकते हो, आराम से भरिएगा। और फिर आप हर कॉपी के पेज पर जल्दी जल्दी से ऐसे ऐसे 2 लाइन खींच लीजिएगा, इधर साइड में एक इस साइड में, ठीक है, एक इस साइड में एक इस साइड में, और बीच में लिखना शुरू करिएगा। तो ये थे आपके, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आप कैसे कॉपी रखें। जैसे मैंने जो भी ट्रिक अपनाए थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप प्रश्न में पूछ सकते हैं। और आप खूब सारा लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को खूब शेयर करिए। मैं इतनी मेहनत करती हूँ और आपके हर एक डाउट्स को क्लियर भी करती हूँ। तो आप खूब जितना जितना शेयर कर पाए मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
तो कैसे लगी मेरी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी लोग लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल अति लघु उत्तरी के जो कुछ प्रश्न बचे हुए हैं राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ के, उनके साथ आऊँगी। और आपको पता है मैंने आपको हिंदी और आपके साइंस के अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और बहुविकल्पी सभी प्रश्नों को करा दिया। अब उसकी वीडियो नहीं आपको मिलेगी, क्यों अब आप उतना ही पढ़िए, बहुत है जितना मैंने पढ़ा दिया। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, बहुविकल्पी प्रश्न पूरा मैंने आपको पूरा सिलेबस उसमें कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपके सोशल साइंस की आज महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी प्रश्नों को लेकर आई थी। इन्हीं अति लघु उत्तरी बचे हुए अति लघु उत्तरी प्रश्नों को कराऊंगी, फिर बहुविकल्पी प्रश्नों को कराऊंगी, फिर आपकी ये भी कंप्लीट हो जाएगी। बैक टू बैक मैं आपको ऐसे ही रिविजन क्लास कराती रहूँगी, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन क्लास करा दूंगी बैक टू बैक। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।